अब चेहराए माजी भी पहचाना नहीं जाता, ये टूट के बिखरा है तेरे इतिहास का आईना। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो इतिहास रटने में अपना समय बिता देते हैं, और दूसरे वो जो इतिहास रचने में अपना समय बिताते हैं। ऐसा ही एक इतिहास आपके सामने लाए हैं इस कड़ी में। हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस इतिहास की। दिल्ली के उस इतिहास की किस किसने और कब कब किया शासन दिल्ली पर। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी, दिल्ली को पुनः बसाया अनंगपाल तोमर ने। फिर शासन किया सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने। 1192 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन प्रारंभ हुआ और 1206 तक चला। इस कालखंड में वह अपने गुलाम और सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर छोड़कर स्वयं गजनी चला गया। जैसा कि आपको ज्ञात है, कुतुबुद्दीन व गौरी का गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि पहले से ही अजमेर में डटा रहा। अजमेर और दिल्ली दोनों आक्रांताओं के शासन के केंद्र बने रहे और उसी कालखंड में दिल्ली सबसे प्रारंभिक स्तर पर विनाश व तबाही झेलती रही। गौरी का जन्म 15 मार्च 1149 में अफगानिस्तान के घोर प्रांत में हुआ था। इसकी मां का नाम बहा अल-दीन शाम पहला तथा पिता का नाम बहाउद्दीन शाम बिन हुसैन था। गौरी भारत पर आक्रमण करने वाला 30वां मुस्लिम आक्रांता था। इससे पहले भारत 712 में मोहम्मद बिन कासिम एवं 1001 से 1027 तक 17 बार मोहम्मद महमूद गजनी के आक्रमण झेल चुका था। इनकी चर्चा हम फिर किसी एपिसोड में करेंगे। गौरियों ने गजनियों के जागीरदारों के रूप में शासन किया था और गौरी वह पहला शासक माना जाता है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, जो कि फिर सदियों तक चलता रहा। इससे पहले के आक्रांता भारतवर्ष में सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आए थे, उन्होंने शासन नहीं किया था। गौरी फारसी मूल का था। उसने आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। जब गजनियों को गौरियों से खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने गौरी सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़कर उसे जहर दे दिया। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनवी शासक बहराम शाह को मारकर गजनी पर कब्जा कर लिया। गौरियों की शक्ति अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन में अप्रतिम रूप से बढ़ी, इसलिए उसे वर्ल्ड वर्नर यानी कि जहांसोज की उपाधि धारण की, क्योंकि 12वीं शताब्दी के मध्य में उसने गजनी को विध्वंसक रूप से जलाकर तबाह कर दिया था। यह बहसीपन इन आक्रांताओं में जन्मजात होता था। दुनिया भर में इन्होंने सब जगह इसी तरह का विध्वंसक रूप से विनाश किया है। कालांतर में महमूद गजनी की मृत्यु के उपरांत गौरी गजनी की गद्दी पर बैठा। उस समय की एशिया में दो शक्ति मुख्य रूप से उभर रही थी, ईरान में ख्वारिज्म एवं अफगानिस्तान के गजनी में गौरी साम्राज्य। ख्वारिज्म की बढ़ती ताकत ने गौरी को पश्चिम में जाने से रोक दिया, जबकि खुरासान प्रांत दोनों के बीच विवाद का मुख्य कारण बना रहा। इसी कारण गौरी के पास विस्तार करने के लिए भारत की तरफ रुख करना स्वाभाविक था। फिर गोमल दर्रे के रास्ते आगे बढ़ते हुए गौरी ने मुल्तान और उच्च को जीत लिया। 1178 में उसने राजपूताना रेगिस्तान में मार्च करके गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया। 1190 ईस्वी तक गौरी ने पेशावर, लाहौर, सियालकोट पर विजय प्राप्त करके लाखों भारतीय हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि भारतीय शासक आपसी फूट के कारण एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और लाखों लोग बीभत्स आक्रामकता का शिकार होते चले गए। बड़े पैमाने पर धन संपदा व स्त्रियों को गजनी ले जाया गया। अब गौरी दिल्ली व गंगा के दुआब की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। जैसा कि इतिहास से विगत है, विधर्मी और विदेशी आक्रांताओं का भारतवर्ष पर आक्रमण करने का उद्देश्य केवल धन लूटना या शासन करना नहीं था, यहाँ से भारी संख्या में स्त्रियों को भी ले जाया जाता था। हालांकि कई भारतीय शासकों ने गौरी का प्रचंड विरोध भी किया था। गुजरात के एक शासक भीम सिंह द्वितीय ने 1178 में माउंट आबू के पास एक भीषण युद्ध में गौरी को पूरी तरह से हरा दिया था। उसके सौभाग्य से वह जीवित बच निकला और भाग गया। अब आते हैं पुनः दिल्ली की ओर, जिस कड़ी पर हमारा आधार है। आखिर हम दिल्ली के इतिहास से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। हम दिल्ली की सत्ताओं की कड़ियों को खोलने के प्रयास में आसपास के क्षेत्रों को ना लें, आसपास के राजाओं को ना लें तो दिल्ली का इतिहास अधूरा रह जाएगा।
जैसा कि इतिहास की पुस्तकों से विगत है, चौहानों की लगातार बढ़ती शक्ति से आक्रांता भी विचलित थे, क्योंकि चौहान शासकों ने बड़ी संख्या में तुर्कों को हराया और काल की गर्त में पहुंचा दिया था जब उन्होंने पंजाब और राजस्थान पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। और अब तो तोमर शासकों की दिल्ली चौहानों की हो चुकी थी। 1191 की तवर हिंद यानी कि जो भटिंडा है आज का, उसके ऊपर अपने दावों को लेकर हुए युद्ध को तराइन के मैदान में सम्राट पृथ्वीराज और गौरी के बीच लड़ा गया। गौरी को जबरदस्त शिकस्त दी गई, उसकी जान एक खिलजी घुड़सवार ने बचाई, ऐसा इतिहास की पुस्तकों से जान पड़ता है। 1 वर्ष की घेराबंदी के बाद भटिंडा को चौहानों ने छीन लिया और गौरी के कब्जे वाले पंजाब को भी हासिल कर लिया। 1192 का तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी बताया था, गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था और गौरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे और लगभग 10,000 घुड़सवार थे। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर भारत के सभी राजाओं को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की। कुछ राजाओं से मदद मिली भी और कुछ ने इनकार कर दिया। फिर भी पृथ्वीराज की सेना 3 लाख सैनिकों, घुड़सवारों एवं 300 हाथियों से सुसज्जित थी। संख्या बल में भारतीय सेना अधिक थी, लेकिन विधर्मी तुर्की सेना संगठित व अधिक निपुणता से सुसज्जित थी। मुख्य रूप से इस युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीय और तुर्की सैनिकों की ने जान गंवाई। युद्ध विराम के समय पृथ्वीराज गौरी को मारने ही वाले थे कि सूर्यास्त हो गया और गौरी की जान फिर एक बार बच गई, क्योंकि भारतीय शासक नियमों के अनुसार युद्ध लड़ते थे, जबकि विदेशी आक्रांताओं के लिए युद्ध में कोई भी नियम नहीं होता था। उनके यहाँ तो कहावत थी कि युद्ध यानी कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। अब मोहब्बत भी, जंग भी और जायज़, ये तीनों वर्ड फारसी मूल से आते हैं, इसलिए भारतवर्ष में ये सेंटेंस का कोई मायने नहीं था। रात में गौरी ने एक चाल खेली, अपने शिविर में उसने आग जला दी ऊंची लपटों के साथ और सेना की 3 टुकड़ियां बना दी। चौहान सैनिक इसी भ्रम में रहे कि गौरी के शिविर में आग जल रही है, अतः सभी वहीं हैं, जबकि एक टुकड़ी ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया और दूसरी ओर से जब एक टुकड़ी का आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण का प्रतिरोध भी पृथ्वीराज की सेना ने किया। सैनिकों ने गौरी की इस टुकड़ी को खदेड़ तो दिया और इसी भ्रम में रहे कि हम जीत की ओर हैं, और दूसरी 2 टुकड़ियों के साथ गौरी ने दूसरी दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज की सेना इस खतरे को भांप नहीं पाई और अंततः पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बना लिया गया। गौरी चाहता था कि जैसे उसने नाक रगड़कर पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगी थी, ऐसे ही पृथ्वीराज भी माफी मांगे, परंतु राजपूती रक्त को यह गवारा नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें नहीं झुकाईं। निर्दयी और दुष्ट गौरी ने चौहान की आंखें गर्म सलाखों से फुड़वा दी। तुर्की सेनाओं ने उसके बाद हांसी, सरस्वती जो आजकल सिरसा है, और समाना के दुर्गों पर अधिकार कर लिया और बाद में अजमेर और फिर निष्कंटक रूप से दिल्ली पर गौरी का अधिकार हो गया और कालांतर में दिल्ली को बनाया आधार। गंगा घाटी में तुर्की राज्य स्थापित करने के लिए दिल्ली को आधार बनाकर गौरियों ने बहुत कत्लेआम किया। पृथ्वीराज के पुत्र रणथंभौर चले गए, वहां एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की स्थापना की। इस तरह दिल्ली क्षेत्र ही नहीं बल्कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तुर्की शासन के अधीन हो गया और बाद में शुरू हुआ विनाश का बीभत्स खेल। इस प्रकार दिल्ली तुर्कों के अधिकार क्षेत्र में चली गई। मित्रों, विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को आधार बनाकर यहां शासन किया। गौरी ने कब तक किया शासन? कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे बना गौरी का गुलाम और चिश्ती की सरपरस्ती बढ़ते हुए अत्याचार का कैसे बनी आधार, ये सब देखने के लिए आना होगा अगले एपिसोड में। जैसा कि हम हर एपिसोड में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होता है। आज का प्रश्न है कि गुजरात के किस शासक ने गौरी को बुरी तरह हराया था? जवाब दें कमेंट सेक्शन में। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भेज दें, ताकि इतिहास की रोचक जानकारियां और सभी लोगों तक भी पहुंच सकें।